नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बन्नू मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने 1055 करोड़ रुपए की कुल 600 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 617 करोड़ की 270 योजनाओं का लोकार्पण और 438 करोड़ की 330 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिलाई कढ़ाई का प्रदर्शन कर रही महिलाओं के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में कन्या पूजन किया और जिसके बाद उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में स्थान बनाने वाली महिलाओं के हौसले बुलंद किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में पहुंची माताओं बहनों का वंदन करते हुए ये कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से द्रोण नगरी के विकास के लिए 1000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इधर बीजेपी विधायक और नगर आयुक्त विवाद के मामले पर उत्तराखंड बीजेपी ने आईएएस संगठन को नसीहत दी है कि जब मुख्यमंत्री इस मामले में जांच करवा रहे हैं तो आईएएस लॉबी को इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। वहीं रानीखेत की सल्ट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना के देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार से हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक और आईएएस अधिकारी नगर आयुक्त के बीच हुई हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेकर गढ़वाल कमिश्नर से इसकी जांच के आदेश दिए। तो वहीं विधायक महेश जीना ने भी इस मामले को विशेष अधिकार हनन के तहत विधानसभा में उठाने की बात कही। अब आईएएस लॉबी ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए आईएएस संगठन ने पत्र जारी कर इस मामले की कड़ी निंदा की है। इधर कांग्रेस में एक के बाद एक नेता चुनाव लड़ने से इनकार करते जा रहे हैं। जहां अभी तक प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, प्रदीप टमटा जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, तो अब हरीश रावत भी चुनाव लड़ने से मना करते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस किनको टिकट देगी, और अगर कांग्रेस इन्हीं को टिकट देना चाहती है तो आखिर इन्हें मनाएगी कैसे। इधर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। पौड़ी लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मनीष खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। आपको बता दें कि खंडूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से 2019 में पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मनीष खंडूरी को उम्मीद की नजर से देख रहे थे, तो ऐसे वक्त में उनका पार्टी को अलविदा कहना किसी भी सूरत में न्यायोचित नहीं है। साथ ही गणेश गोदियाल ने कहा कि मनीष खंडूरी के लिए अब भी कांग्रेस के सभी रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि गोदियाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूरी जी को, मनीष खंडूरी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। तो इसी क्रम में खंडूरी जी ने भी जो है वो पिछली बार पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, और इस बार क्या कारण रहे क्या नहीं रहे ये तो अब समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खंडूरी जी हों या अन्य बहुत सारे लोग हों, कांग्रेस में सभी को अपना भविष्य अंधकार में लगता है, और कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरह से उत्तराखंड में खो चुकी है और जनता ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। टिहरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर राजशाही का तलस्म नहीं टूटा। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारी को लेकर सबसे अधिक शंकाओं में घिरी इस सीट पर बीजेपी ने राजशाही परिवार में भरोसा जताया और माला राज्यलक्ष्मी शाह को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब वही माला राज्यलक्ष्मी शाह का टिकट फाइनल होने के बाद टिहरी संसदीय सीट पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने ताल ठोक दी है। दसोनी का कहना है कि माला राज्यलक्ष्मी शाह का बार बार सांसद चुने जाने के बाद भी न तो टिहरी का विकास हुआ
और ना ही टिहरी की जनता को रानी साहिबा के दर्शन कभी हुए हैं। साथ ही दसोनी ने यह भी कहा कि पिछले कई सालों से टिहरी की जनता एक कर्मठ और समर्पित जनप्रतिनिधि के लिए तरस रही है। ऐसे में उन्होंने टिहरी से राजशाही को चुनौती देने के लिए ताल ठोकने का इरादा तय किया है। देखिए, केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में पूरे देश के लिए काम किया गया, विकास किया गया, उसका मुकाबला कांग्रेस कहीं तक भी करती नहीं दिखाई दे रही है। इसी का कारण है कि उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मैदान छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ में अब हमारी एक नेत्री जी कह रही है कि वो टिहरी से रानी जी का मुकाबला करेंगी, तो रानी जी का मुकाबला करने के लिए उनको बहुत सोच समझ के मैदान पे उतरना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमने आज तक ये देखा है कि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन नेत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता। घोड़ों की तो नाल हमने आज तक लगती हुई देखी थी, लेकिन मेंढकी जी भी अपनी ताल ठोकने की बात कर रही, तो ये बड़ा गजब सा और हास्यास्पद सा लगता है। इधर उत्तराखंड प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों के नेताओं ने गठबंधन करना शुरू कर दिया है। आज विपक्षी दलों ने संविधान बचाव गठबंधन बनाया है और जिसमें उन्होंने बताया कि ये गठबंधन राजनीति से दूर होगा और ये गठबंधन जिस तरीके से उत्तराखंड में गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों के उत्पीड़न की शिकायत आती है, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड बार काउंसिलिंग की पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग ने बताया कि जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर एक समुदाय के ऊपर इतनी बेरहमी से हत्या की गई और पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में ये गठबंधन ऐसे लोगों की मदद के लिए तैयार होगा जिनका उत्पीड़न किया जा रहा हो। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता आजाद हुसैन ने भी बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। उनका कहना है कि हल्द्वानी की घटना एक निंदनीय है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार हल्द्वानी में असफल हुई है, ये सरकार के असफलता दर्शाती है। इसके साथ उन्होंने मांग की है कि हल्द्वानी के अंदर जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा दिया जाए और उस पर घटना की जांच सिटिंग जज से करवाई जाए। इधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास खंड पाबो के नवनिर्मित कार्यालय लोकार्पण किया और इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान 11 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये बताया कि आज उनकी तरफ से पाबो ब्लॉक में 11 करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत भवन सड़कों के निर्माण काम शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1 साल में श्रीनगर विधानसभा में 500 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं का लोकार्पण वो कर चुके हैं। आने वाले दिनों में 500 करोड़ रुपए की लागत से धारी देवी पंपिंग योजना के नाम से 150 गांव को जल पहुंचाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है और जिसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और ये डबल इंजन का ही कमाल है कि लगातार प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। पाबो में हम लोगों ने 11 योजनाओं का आज लोकार्पण किया है। लगभग 11 करोड़ की योजनाएं थी और यहाँ पे भव्य विकास खंड बन गया है। कई रोडों का हमने डामरीकरण के लिए पैसा दिया है, कई पंचायत घरों के लिए दिया है और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी जो श्रीनगर विधानसभा है, जितने काम हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि न 1 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए के मैं अभी तक उद्घाटन कर चुका हूँ। तो विकास के लिए कोई मना नहीं है। मैंने ये भी कह दिया है कि जो 4-5 हमारे राजस्व गांव छूट गए हैं यहाँ रोड के बिना, उन गाँव को भी मैं अगले साल रोड देने वाला हूँ। और पाबो ब्लॉक में अब लगभग 50 करोड़ की लागत से जो है धारी देवी से पानी आ रहे हैं और लगभग 125 गाँव को यहाँ घर घर पानी दिया जाएगा धारी देवी का। तो पाबो ब्लॉक अब काफ़ी ऊंचाई में पहुँच रहा है और डिग्री कॉलेज में भी 100 बच्चों के लिए हॉस्टल मैंने दे दिया है। पॉलिटेक्निक में भी एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो जो काम हो सकते हैं वो सब काम किए जा रहे हैं। तो इधर उप जिलाधिकारी जसपुर ने बीएलओ को प्रशिक्षण देने का काम किया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने इस पूरी खबर को लेकर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव सर पर हैं और कभी भी आचार संहिता पूरे देश में लागू हो सकती है। वहीं चुनाव को कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बीएलओ होता है। बीएलओ ही मतदाता सूची बनाता है और आचार संहिता लगने के बाद ऐसे वोटर जो 85 साल से अधिक हैं, अगर वो लोग बूथ पर नहीं आ सकते हैं तो उनके घर जाकर ही वोट डलवाए जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बीएलओ है, क्योंकि बीएलओ की तरफ से ही
फॉर्म भरा जाएगा और घर घर जाकर पर्चे भी बीएलओ बांटता है और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भी बीएलओ ही बूथ पर बैठकर अपनी ड्यूटी करता है। इसीलिए पूरा इलेक्शन बिना बीएलओ के संपन्न नहीं होता है। तो पता ही है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है और किसी भी समय जो है आचार संहिता पूरे देश में लागू हो सकती है, क्योंकि एक इलेक्शन को कराने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फील्ड लेवल पे वो हमारे बीएलओज होते हैं, क्योंकि बीएलओ द्वारा मतदाता सूची बनाई जाती है, बीएलओ द्वारा ही जो अभी आगामी कुछ कार्य होने उनके द्वारा ही किए जाने, जिसमें सबसे प्रमुख कार्य होगा कि जब आचार संहिता लागू होगी तो ऐसे वोटर जो 85 साल से ऊपर के हैं या ऐसे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ, उनको राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि उनको यदि वो बूथ पर नहीं आ सकते तो उनको उनके घर पे ही उनको पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिलवाया जाए। इधर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और आशा फैसिलिटेटर 11 मार्च को सरकार के विरोध में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली निकालने जा रही हैं, जिसमें 8000 से अधिक आशा कार्यकर्त्रियों और आशा फैसिलिटेटर शामिल होंगी। अपनी मांगों को लेकर उनका कहना है कि कोविड महामारी के समय उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य और जन सेवाएं उपलब्ध करवाई, लेकिन उनको न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उनका इंसेंटिव भी इतना कम है कि वो उनके आने जाने में ही खर्च हो जाता है। शेष धनराशि बिल्कुल नहीं बच पाती। उनकी मांगे हैं कि उनको 18,000 न्यूनतम वेतनमान दिया जाए, जिससे वो आर्थिक तंगी का शिकार भी ना हो और समाज के लिए भी अपना योगदान निरंतर सेवा भाव के तौर पर दे सकें। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं किसी भी विभाग की, तो हम ही लोगों द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसको फील्ड में उतारा जाता है। फील्ड में काम करके उसकी रिपोर्ट हम भारत सरकार को करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस का विषय है कि हम लोगों का ना तो कोई मानदेय है, ना कोई राज्य मतलब यात्रा भत्ता हमें दिया जाता है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसी कम्युनिटी में भी काम करना पड़ता है। जैसे परिवार कल्याण योजना है, मतलब परिवार कल्याण योजना में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें हमारा काम करना या हमारा घर में घुसना पसंद नहीं करते। ऐसी कम्युनिटी में भी काम करके हमें संघर्ष करके उसका मतलब उस संघर्ष से भी हम महिलाओं को गुजरना पड़ता है और उसमें हमें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कानपुर क्षेत्र लंढोरा नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी रेगुलर करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारियों ने कार्यालय पर तालाबंदी कर दी है। लंढोरा नगर पंचायत में 25 सफाई कर्मी आउटसोर्स और 13 संविदा पर काम करते हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि कुछ लोग तो साल 1995 से संविदा पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। अधिकतर को ठेका प्रथा पर काम कराया जा रहा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि 10 से 15,000 रुपए मासिक पर काम कराया जाता है, जिसके चलते सफाई कर्मी अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा ग्रहण भी नहीं करा सकते। आरोप है कि उत्तराखंड धामी सरकार सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सफाई कर्मियों की मांग है कि डॉक्टर ललित मोहन कमेटी की सिफारिश लागू करने के साथ संविदा कर्मियों को रेगुलर और ठेका प्रथा कर्मचारियों को संविदा पर रखे जाएं। ये भी मांग की गई है कि पेंशन की घोषणा के साथ मृतक आश्रित नौकरी की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल जारी रहेगी। 1995 तक के भी यहाँ संविदा कर्मचारी हैं, आज तक 859 में रह गए। अभी 22 तारीख में कोर्ट की डबल बेंच का फैसला आया, उस पर भी कोई जियो जारी नहीं हुआ पुष्कर श्री धामी जी की तरफ से कि भाई कोई आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि भाई ना पक्के करे नहीं करे। अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का जो शोषण है बिल्कुल चरम पे है। करीबन 24 साल हो गए उत्तराखंड को अलग हुए उत्तर प्रदेश से। सफाई कर्मचारियों के बारे में ये जो धामी सरकार है बिल्कुल नहीं सोच रही, बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही। लोकसभा चुनाव के लिए गढ़वाल संसदीय सीट पर अब तक बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान न होने पर बीजेपी के सभी दावेदारों में सस्पेंस काफी बढ़ रहा है। और वहीं बीजेपी का हर दावेदार एक और जहां अपनी दावेदारी को पक्का बता रहा है, तो वहीं अन्य दावेदारों की इस सीट के लिए किए गए प्रयास भी बीजेपी दावेदारों को खटक रहे हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र रावत का नाम अब तक जहां गढ़वाल संसदीय सीट पर दावेदारी के लिए सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब उत्तराखंड बागवानी बोर्ड के डायरेक्टर और बीजेपी नेता बीरेंद्र जुयाल ने भी अपनी दावेदारी को पक्का बता दिया है। वहीं उन्होंने ये कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तो वो गढ़वाल की जनता की सेवा
अवश्य करना चाहेंगे। और इस बीच वीरेंद्र जुयाल ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की हाल ही में पौड़ी को तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम के लिए जारी की गई 15 करोड़ की धनराशि पर यह कहा कि सरकारी फंड का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा विश्वास है कि वो मुझे जरूर कभी न कभी इस गढ़वाल की सेवा करने का मौका अवश्य देंगे। सरकारी पैसे का उपयोग तो होगा ही हो, चाहे कोई भी हो, अनिल बलूनी हो चाहे वीरेंद्र जुयाल हो। विषय यह है कि आपने उत्तराखंड आंदोलन में क्या किया, उत्तराखंड के लिए व्यक्तिगत क्या किया, इसकी गिनती जरूर होगी। मैं सांसद जी के कार्यकाल को अच्छा देखता हूँ, एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, और हमने भी पार्टी से यही निवेदन किया था कि अगर तीरथ जी नहीं है, तीरथ जी को रोका जाए तब हम कैंडिडेट हैं, नहीं तो हमारे मित्र हैं, हम उनकी आज भी तारीफ। शिवरात्रि के दिन सार्वजनिक अवकाश के चलते प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी ड्यूटी नहीं करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी पूरी तरह से बंद रही। हालांकि पोस्टमार्टम ड्यूटी, आपातकालीन सेवाएं पूर्व की भांति संचालित की जा रही हैं। संघ ने इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर ये कहा कि शिवरात्रि के दिन प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का काम नहीं किया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी और वीआईपी सेवाएं, पोस्टमार्टम ड्यूटी पहले की तरह संचालित रहेगी। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज वर्मा के मुताबिक सभी सरकारी अस्पतालों में राजकीय अवकाश के दिन हाफ डे रखा जाता था, लेकिन ये व्यवस्था कब और क्यों शुरू हुई इसका कुछ पता नहीं है और न ही इसका कोई शासनादेश है। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन दोनों ने खुद को ही कानून मान लिया था और नियमों की उपेक्षा करते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पेड़ कटवा दिए थे। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशन चंद पर संगीन आरोप होते हुए भी वन मंत्री हरक सिंह रावत ने जबरन उन्हें डीएफओ नियुक्त करवाया था। पूरा मामला नेता और नौकरशाहों की मिलीभगत का उदाहरण है। साथ ही टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पहले से जांच कर रही है, वो दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच करे और 3 महीने में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बफर जोन में टाइगर सफारी बनाने की भी मंजूरी दी है। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों श्रद्धालु पवित्र शहर हरिद्वार के साथ साथ राज्य की राजधानी देहरादून के प्राचीन शिव मंदिर टपकेश्वर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, क्योंकि भक्त मंदिरों में दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मंदिरों में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ काफी उमड़ती हुई देखी गई। मंदिरों में भक्त सुबह 4 बजे से जलाभिषेक करने के लिए जुटे हुए थे। भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महाराज महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा दिखा और यहाँ भक्तों की लंबी कतारें भी देखी गई। पूरा मंदिर परिसर बोल बम बोल के जयकारों से गूंज रहा था। सभी शिव भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए थे। भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान हर तरफ तैनात नजर आए। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। जो भक्त वर्ष भर में पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर महाशिवरात्रि के दिन भी अगर वो जल अभिषेक कर लेते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की जो ज्योति है, ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थिति संसार में जब हुई थी, यानी उनका उत्पन्न जब हुआ था, उसका भी दिन माना जाता है। और भगवती पार्वती के साथ में आज भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन का एक विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि है आज और महाशिवरात्रि पर यहाँ बहुत भक्तों का मेला लगता है। भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और दक्षेश्वर महादेव सबकी इच्छा को पूरा करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं कांवड़ लेकर, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है और ये शंकर भगवान की ससुराल है और यहाँ पर जो है हर साल इसी प्रकार से श्रद्धालुओं का मेला लगता है।
इधर विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 10 मई को प्रातः 7 बजे खुलेंगे और 5 मई को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में भैरवनाथ जी की पूजा संपन्न कराई जाएगी। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी भोग मूर्ति 6 मई को पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम प्रस्थान करेगी। विभिन्न पड़ावों से होकर 9 मई शाम को केदारनाथ धाम पहुंचेगी और इस अवसर पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने श्रद्धालुओं को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और ये कहा कि बीते यात्रा काल में रिकॉर्ड तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और मंदिर समिति यात्री सुविधाओं हेतु प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। शीघ्र ही मंदिर समिति का दल केदारनाथ पहुंचकर यात्रा पूर्व तैयारियों का जायजा लेगा। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।